जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की क्लास नंबर 5 है, 6 है। क्लास नंबर 6 है आज अपनी। ओके, क्लास नंबर 6 है फॉर द चैप्टर सेल ऑफ गुड्स। टुडे इज क्लास नंबर 6 ऑफ सेल ऑफ गुड्स। आज हम आपको ऑक्शन सेल के बारे में सिखाने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्शन सेल और इससे जुड़े हुए क्या क्या रूल्स होते हैं। इसके बाद पासिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ टॉपिक वो हम लोग सीखेंगे। गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, राइट टू डिस्पोजल, इन सभी टॉपिक्स के बारे में एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले ऑक्शन सेल के बारे में आपको सिखा रहे हैं। ऑक्शन सेल क्या होता है आपको पता होगा, नीलामी करना, है ना। कभी ऑक्शन सेल देखा है आप लोगों ने? हाँ, ऐसे करके नीलामी करते हैं एक, या जैसे से फॉर एग्जांपल किसी चीज का प्राइस लग गया 200, ठीक है, 200, तो कहेंगे 200 200 200 200 200, उसके बाद फिर 201 202 203 सोल्ड। ऐसा ही होता है। तो दैट इज ऑक्शन सेल। अब इस ऑक्शन सेल में क्या क्या नियम होते हैं ये हम लोगों को एक एक करके सीखना है। नाउ से फॉर एग्जांपल आई वाज मेकिंग एन ऑक्शन सेल, ये बताओ क्या इस चीज की प्राइसिंग आई एम मेकिंग एन ऑक्शन सेल फॉर दिस पेन, ठीक है। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस चीज की बोली लगाओ, नो। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस चीज की बोली लगाओ, तो हाउ मच प्राइस विल यू पे फॉर इट। देखो इस शुरुआती के 10 रुपए से, चिंदी पीपल 10 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं। नालायक, ये बहुत महंगी आती है, 5 रुपए। इनको बाहर निकालिए। तो सुनिए ध्यान से, ऐसे चिंदी लोग पार्टिसिपेट ना करें, इसके लिए क्या हम एक रिजर्व प्राइस रख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इसकी नीलामी 500 रुपए से स्टार्ट होगी। अरे बहुत अच्छी पेन है, देखो इसमें नीला काला जैसा लिखना चाहें, जिस हिसाब से लिखना चाहिए, मार्कर भी बन जाता है, जादुई पेन है। हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी नीलामी 500 रुपए से शुरू करेंगे? यस, ठीक है। एक समय के लिए तुम लोग अपने आप को अमीर नहीं मान सकते, तो हमने कहा इसकी नीलामी 500 रुपए से शुरू करते हैं। अब नीलामी लगाइए, बोली लगाइए ऐसे, 510, ठीक है, 510, 600, 8। अब सुनो, बस अब मेरी बात सुनो, हम ले लेंगे पैसा। ये बताओ, हमारा नाम अंकित है ना, आयुष, हाँ ठीक है, तब चलेगा। तो आयुष ने इसकी बोली लगाई कितनी? 800 रुपए। अब हम कह रहे थे 801, 802, लेकिन आयुष को इतने समझ में, अरे इतना तो पैसा ही नहीं मेरे पास। तो क्या आयुष आप अपनी बोली वापस ले सकते हैं? 700। अच्छा, क्या आप अपनी बोली वापस ले सकते हैं? मेरा सवाल समझ गए आप लोग? आपके हिसाब से नहीं, और मेरे हिसाब से हम आपको लॉ में सिखाएंगे। हाँ, आपको सिखाएंगे। अब सुनो, वैसे ही करके अब अगली बोली आई, ठीक है, 803 रुपए, 810 रुपए। अब किसी ने ऐसे ही करके वहां से एक बोली बहुत बड़ करके लगाई। कितनी बोली? 2000 रुपए, ठीक है। अब 2000 रुपए एक बोली आई। अब लोग सोचने लगे, अरे ऐसा क्या है, इसमें जरूर कुछ खास होगा। अचानक से फिर एक पर्सन कहता है, सर हम फिर 2100 रुपया देंगे, और हमने कहा 2100 रुपए में सोल्ड, बात खत्म। अब ये बताओ बाद में आपको मालूम चला, अरे वो जो 2000 बोली लगा रहा था वो तो मेरा ही आदमी था, वो जबरदस्ती बस खाली प्राइस बढ़ाने का काम कर रहा था। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, कभी आपने मूवी वगैरह में देखा है, एक आदमी आता है बस खाली बोली को बढ़ाने का काम करता है, वो जबरदस्ती दाम बढ़ा रहा होता है, और बाद में आकर के वो कहता है जो खरीद लेता है उससे, हमको तो ऐसे भी नहीं लेना था, हम चाहते थे बस तुम्हें महंगा मिल जाए। कभी देखा है तुम लोगों ने ऐसा?
So that is called as pretended bidding. What it is? Pretended bidding. Can it be done? Can it not be done? हम लोग सीखेंगे इसके अंदर. क्लियर है? क्या कुछ सीखना है? अच्छा, से फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 2100, हमने कहा नहीं तुमको तो नहीं बेचेंगे. ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है. हम लोग लॉ सीख रहे हैं, आप इमोशंस मत लेके आइएगा बीच में. लेट अस लर्न. ऑक्शन सेल इज गिवन अंडर सेक्शन 64 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. एन ऑक्शन सेल रिफर्स टू सेल ऑफ गुड्स बाय एन ऑक्शनियर. बोलो क्या? सेल ऑफ गुड्स बाय एन ऑक्शनियर. देखो जो मालिक है वही बेचे जरूरी नहीं है. हम मालिक है लेकिन हमको ऑक्शन करने नहीं आता है, तो हम एक ऑक्शनियर को अपॉइंट करेंगे. थ्रू बिडिंग बाय द पब्लिक और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. यानी इट विल बी बिडिंग बाय द पब्लिक या कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. हो सकता है हम कहें कि नहीं ये बिडिंग बस इस क्लास के लिए, कोई बाहरी आदमी आके बिडिंग नहीं कर सकता है. तो बिडिंग बाय द पब्लिक और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. तो ऑक्शन सेल रिफर्स टू, प्लीज रीड अलोंग विथ मी. ऑक्शन सेल रिफर्स टू सेल ऑफ गुड्स बाय एन ऑक्शनियर थ्रू बिडिंग बाय पब्लिक और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है. इफ मल्टीपल गुड्स आर सोल्ड वाया ऑक्शन, then each auction will be subject to separate contract of sale. जैसे मान लीजिए कि हम ये पेन भी बेच रहे हैं, हम ये पेंसिल भी बेच रहे हैं, हम ये एक मोबाइल भी बेच रहे हैं, हम लैपटॉप भी बेच रहे हैं, हम मल्टीपल ऑक्शंस कर रहे हैं. ठीक है. हम ये राइटिंग टैबलेट भी बेच रहे हैं, मल्टीपल ऑक्शंस कर रहे हैं. तो आई एम मेकिंग मल्टीपल ऑक्शंस. अब आपने एक ऑक्शन का तो पैसा दे दिया, दूसरे का आप पैसा नहीं दे पाए, तो बताओ पहला वाला भी कैंसिल हो जाएगा क्या? जवाब है नहीं. हर एक ऑक्शन एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है. अगर मैंने आपसे तीन गुड्स खरीदे 3 सेपरेट ऑक्शंस में, तो तीनों का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो अगर एक का पैसा दे दिए दूसरे का नहीं दे पाए तो दूसरा वाला कैंसिल होगा, पूरा का पूरा तीनों का कैंसिल नहीं हो. ठीक है. एवरी ऑक्शन, if multiple goods are sold by auction, then each auction will be subject to a separate contract of sale. Number 2, the seller may expressly by notice reserve the right for bidding himself in a contract. जैसे अगर आप खुद भी बिडिंग करा रहे हैं, जैसे मान लो मेरा ये गुड्स है, ठीक है, मेरा गुड है, हम चाहते हैं कि हम खुद भी इसकी बिडिंग में पार्टिसिपेट करें. मेरा कोई आदमी खुद भी मेरे बिहाफ पे इसके अंदर में पार्टिसिपेट करे. हो सकता है ऐसा. हम अपने आदमी से भी बोली करवा सकते हैं. ही कैन ऑल्सो बिड, बट आई हैव टू टेल यू ऑल ना कि वो मेरा आदमी है, नहीं तो तुम लोग तो धोखे में आ सकते हो. उसको जबरदस्ती प्राइसेस को बढ़ाया जा सकता है. तो द सेलर में एक्सप्रेसली यानी बाय नोटिस रिजर्व द राइट फॉर बिडिंग हिमसेल्फ इन अ कॉन्ट्रैक्ट. ही मे ऑल्सो बिड हिमसेल्फ. Thus, if a seller or an agent on his behalf bids in an auction, then notice of it must be given to the remaining bidders. अगर से फॉर एग्जाम्पल आप मेरे ही बिहाफ पे बिडिंग कर रहे थे ऑक्शन के अंदर, तो हम करवा सकते हैं, बस हमको बाकी लोगों को बताना पड़ेगा. If the seller does not expressly reserve the right to bid and still participates in it, the contract of sale is voidable at the option of. अगर मान लो हम खुद भी किसी से बिडिंग करवा रहे थे और हमने ये आपको नहीं बताया. मान लीजिए आपने इन गुड्स को खरीद लिया 2500 रुपए में 2500. लेटर ऑन यू आर सेइंग सर व्हाई डिडंट यू टेल मी कि आपका भी एक आदमी जो है बिडिंग कर रहा था. यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड दिस टू मी. आपको हमें बताना चाहिए था. हमने कहा चलो नहीं बताया. अब देखो आपके ऊपर है, दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल मींस आप इसको चाहो तो क्या बना सकते हो? वॉइड. चाहो तो क्या बना सकते हो? वॉइड. यू मे कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और यू मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड. आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो और आप उसको वैलिड भी ट्रीट कर सकते हो. ठीक है. तो द सेलर में कीप अ रिजर्व प्राइस, और इफ द सेलर डज नॉट एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट, अगर वो बता नहीं रहा है, एक्सप्रेसली नहीं रिजर्व कर रहा है एंड स्टिल पार्टिसिपेट करता है इन इट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर. The seller may keep a reserve price या upset price at the auction. Reserve price क्या हुआ? मिनिमम प्राइस जहां से बिडिंग स्टार्ट होगी. ठीक है.
इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ अ प्रिटेंडेड बिडिंग, प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब क्या हुआ, वही जबरदस्ती जो प्राइस को बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। तो इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइडेबल। अगर आपको मालूम चल गया कि हम जानबूझ करके प्राइसेस को बढ़ा रहे थे, देन लेटर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज वॉइडेबल। आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके हिसाब से वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब आप चाहो तो उसको एक्सेप्ट कर लो और चाहो तो उसको रिजेक्ट कर दो, कैंसिल कर दो। अब बिडर में विड्रॉ इट्स बिड एनी टाइम बिफोर द ऑक्शन इज कंप्लीट। जैसा मैंने कहा, आपने बिड किया था, अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो उसको वापस ले सकते हैं। इज दिस क्लियर? सर बिड कब कंप्लीट होती है, ऑक्शन कब कंप्लीट होता है? ऑक्शन कंप्लीट होता है बाय फॉल ऑफ हैमर या एनी कस्टमरी मैनर। कई जगहों पे रुमाल गिरा करके भी बिड कंप्लीट हो जाता है। जैसे रुमाल पकड़े रहेंगे, 1 2 3 जैसे ही हुआ उस रुमाल छोड़ दिया, इसका मतलब ऑक्शन कंप्लीट हो गया। समझ गए बात को? तो ये रूल्स से किससे जुड़े हुए? ऑक्शन से जुड़े हुए। पहला पॉइंट पढ़ना, इफ मल्टीपल गुड्स आर सोल्ड वाया ऑक्शन then each auction will be subject to separate contract of sale। ये पॉइंट क्लियर था? एक हुआ है तो उसे दूसरा इफेक्ट नहीं। दूसरा बताओ। तो अगर एक सेलर या उसका कोई एजेंट बिड कर रहा है, then he may bid but an express notice must be given to the remaining bidders। बात बाकी को बता देना चाहिए। if notice is not given तो वो सेल क्या हो जाएगा? voidable at the option of the buyer। यानी buyer may accept it, buyer may cancel it। the seller can keep a reserve price या upset price। the seller makes use of pretended bidding तो धोखा हुआ है, the contract will become voidable and the bidder may withdraw its bid anytime before the auction is complete। सर कैसे पूछा जाएगा? इसके लिए केस स्टडी तो नहीं आती, बट आपसे स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स का एक थियरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्शन सेल, व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू ऑक्शन सेल, व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू ऑक्शन सेल। तो आपको ये पूरा लिखना होगा। क्या ये सब क्लियर था? एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन प्लीज कंफर्म, क्या ये क्लियर था? कम ऑन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, क्या ये क्लियर था? नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन टैक्सेस या कस्टम। ओके ठीक है, यस वेरी गुड। नेक्स्ट इज चेंज इन टैक्सेस या कस्टम ड्यूटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आई एम अ बायर, ये एक है सेलर, ये है बायर। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था सेल का। ये रहते हैं से फॉर एग्जाम्पल, सेलर जो है वो है जापान का और बायर है इंडिया का। अब सेलर एक गुड्स दे रहा था, किसको? इंडिया को। अच्छा, जापान से गुड्स आ रहे हैं इंडिया में तो एक टैक्स लगता है विच इज कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटी। टैक्स इज लेविड कॉल्ड एज custom duty। this custom duty is tax on import and export। import और export पे लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी लग रहा था। अब जो कस्टम ड्यूटी उस समय लगना था, ये गुड्स थे 100 रुपए के। कस्टम ड्यूटी कौन देता है? आमतौर पे कस्टम ड्यूटी अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी विल बी पेड बाय द बायर। शुरुआत में ये कस्टम ड्यूटी थी 10% की। तो कैन यू टेल मी कि बायर को कितना पे करना था? 110 रुपीज। ठीक है, हाउ मच इट वॉज? 110 रुपीज।
बाद में जाकर के कस्टम ड्यूटी का रेट 10% की जगह पे 15% हो गया। कैन यू टेल मी कि ये जो 5% का एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है ये कौन बियर करेगा? बायर बियर करेगा या सेलर बियर करेगा? बायर बियर करेगा। नॉर्मल सी बात है ना, कौन इंपोर्ट कर रहा है? बायर। तो फिर उसको कौन बियर करेगा? बायर। तो आमतौर पे एनी चेंज इन कस्टम ड्यूटी या टैक्सेस, इवन अगर हम कहें ऑन सेल और परचेज और ऑन सेल और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स ऑल्सो, देयर इज अ ड्यूटी और टैक्स कॉल्ड एज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी भी जो है अगर उसमें भी चेंज आ जाए तो उसका भी बर्डन कौन बियर करता है? बायर। सिंपल फंडा ये कि जो चेंज इन टैक्सेस हैं उसका बर्डन बायर बियर करता है। If there is a change in tax or duty in an agreement to sell, that is taxes or duty increase or decrease between the time of agreement and time of sale, the risk is generally borne by the, what does it mean? एक तो मैंने आपको ये केस बताया कि जब डिलीवरी कर रहे थे तब। दूसरा एक केस हो सकता है जैसे से फॉर एग्जांपल आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके साथ कि हम आपको एक घर बेचेंगे, घर बना करके बेचेंगे। उस घर की जो स्टैम्प ड्यूटी थी उस समय में वो थी 5%। बाद में जो उस घर की प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के रेट्स थे वो 7% हो गए। तो पहले कितना था? 5%, नाउ इट इज 7%। तो यू विल हैव टू पे 7% ना। ये 7% का ये जो 2% एक्स्ट्रा है, हु विल बियर दिस? बायर। तो इफ देयर इज एनी चेंज इन कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस ऑर्डिनरली, अच्छा कब? बिटवीन द अग्रीमेंट टू सेल एंड टाइम ऑफ सेल। अग्रीमेंट ऑफ सेल हो गया दैट आई विल सेल यू, टाइम ऑफ सेल बाद में आया, तो उस बीच में अगर चेंजेस होते हैं तो बायर हैज टू बियर इट ना। ऐसा होता है ना, आज मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा हूं कि आई विल बाय अ प्रॉपर्टी फ्रॉम यू, जब ये रेडी हो जाएगा उसमें अगर कोई चेंजेस हो जाएं टैक्सेस के तो वो सब कौन बियर करेगा? If taxes increase, the additional burden of tax will be borne by buyer. अगर taxes decrease कर दें तो benefit will be derived by buyer. If any specific agreement is made regarding chain of tax, the risk will be borne by buyer according. अगर कोई specific agreement हो गया, जैसे मान लो मैंने अपने agreement में लिख दिया खास करके कि अगर टैक्स रेट बढ़े या घटे सेलर की जिम्मेदारी होगी, तो फिर तो भाई सेलर देखेगा। अदरवाइज नॉर्मली इट इज बॉर्न बाय द बायर। ये था टॉपिक, आपका छोटा सा टॉपिक था चेंज इन टैक्स या कस्टम ड्यूटी का। क्या ये क्लियर था? पक्का एवरीबॉडी? नेक्स्ट टॉपिक इज पासिंग ऑफ। ठीक है, अगले टॉपिक पर आते। अगला टॉपिक है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो अगर हम बात कर रहे हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की, तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब हुआ पासिंग ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप कब पास होगी? अब इसका एक बड़ा ही नॉर्मल सा नियम है। कल मेरी एक पर्सन से बात हो रही थी, ही वॉज अबाउट टू बाय अ प्रॉपर्टी। आई यूजुअली गिव हिम some sorts of tax consultancy and all. So he was just consulting me regarding one point and he informed me, उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया कि सर आई एम अबाउट टू बाय अ प्रॉपर्टी, मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूँ, फ्लैट, और उस फ्लैट को हमको खरीदना है। अभी हम इसके लिए अग्रीमेंट टू सेल करेंगे। वो फ्लैट अभी बना नहीं है, वो फ्लैट अभी बनेगा। अभी तो केवल जमीन है, जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग में फ्लैट बनेगा, सारी चीजें बनना अभी बाकी। लेकिन हम पहले से एक अग्रीमेंट तैयार कर ले रहे हैं, अब ये बताओ कि अल्टीमेटली उस फ्लैट की ओनरशिप उनको कब मिलेगी? जब वो फ्लैट रहेगा। जब फ्लैट बना ही नहीं है तो उसकी ओनरशिप पहले से मिल जाएगी। जो है नहीं उसके मालिक बन सकते हो तुम? पहले से नहीं बन सकते। तो
इसलिए उनका सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको हम कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल। क्या कहते हैं? अग्रीमेंट टू सेल। तो फिलहाल एक अग्रीमेंट टू सेल हो गया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके बनेगा और हम आपको ये यहाँ पे फिर ये बेचेंगे। ठीक, ये पूरा अग्रीमेंट टू सेल तैयार हो गया। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी कब होती है, यानी कब ओनरशिप पास होता है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। अच्छा सर ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ओनरशिप पास होता है तभी रिस्क भी चला जाता है। एक जनरल नियम होता है, रिस्क पासेस विद द ओनरशिप। बोलो, जिसकी ओनरशिप है उसका रिस्क है। अगर मेरे पास एक गुड्स है, एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, सुनना और बताना। आप आते हो और मेरी दुकान से कोई सामान खरीदते हो, कोई एक चीज का नाम लो थोड़ा महंगा, किसी भी गुड का नाम लो। हाँ, घड़ी। आप आते हो और मेरे पास से एक घड़ी खरीदते हो, ठीक है, मान लीजिए मेरी घड़ी की शॉप थी। अब आप आए, आपने कहा कि मेरे को घड़ी ये दे दीजिए, हमने आपको घड़ी बेच दिया। से फॉर एग्जाम्पल वो घड़ी की प्राइस थी 6000 रुपीज। आपने वो हमसे खरीद लिया, बट आपने कहा कि सर अभी अपने पास ही आप रखिएगा, अभी आप अपने पास ही रखिएगा, हम इसको अभी नहीं लेकर के जाएंगे, एक हफ्ते बाद लेकर के जाएंगे। अभी तो हम बाहर जा रहे हैं, हम एक हफ्ते बाद आएंगे और फिर आप ही की दुकान से उसको लेकर के चले जाएंगे। एक हफ्ते तक वो घड़ी मेरी दुकान पे पड़ी हुई थी और एक हफ्ते के बाद जब आप आए तो आपने देखा कि वो घड़ी खराब हो चुकी थी, किसी भी कारण से वो घड़ी खराब हो चुकी थी। अब ये बताइए, वो जो घड़ी खराब हो गई इसका रिस्क किसका? आपका, बायर का, या मेरा, सेलर का? हाँ, आप केस स्टडी समझ गए? एवरीबडी प्लीज पुट योर ओपिनियन इन द चैट सेक्शन ऑल्सो। स्टूडेंट्स आप लोग बताइएगा, मैंने घड़ी, मैं था, मेरी दुकान थी, हमने आपको घड़ी भेज दिया, आपने घड़ी खरीद लिया हमसे, लेकिन वो घड़ी मेरी ही दुकान पे पड़ी हुई थी। एक हफ्ते बाद वो आ करके आप कलेक्ट करने वाले थे। एक हफ्ते बाद जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि घड़ी खराब हो चुकी है। उसकी जिम्मेदारी बायर की है या सेलर की है? बायर या सेलर? पेमेंट हो चुका है। जवाब है रिस्क पासेस विथ ओनरशिप। वो आपका हो गया तो वो अब आपकी जिम्मेदारी है। पोजेशन भी आपने नहीं लिया ना। पोजेशन क्या ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिया था? नहीं, वो फिर भी एक समझ में आता। लेकिन अगर पोजेशन ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है तो फिर उसमें रिस्क मेरा नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी हाँ बिल्कुल सही, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ऑफ द सेलर। डियर स्टूडेंट्स, नहीं, ये सेलर की नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लॉस है, वो बायर का है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था, तो अब ये आपका हो गया था। अब अगर उसमें कोई भी नुकसान हो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं। हम आपको एक और एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। हम कुछ समय पहले एक फर्नीचर खरीदने गए थे। फर्नीचर खरीद रहे थे तो फर्नीचर भाई बड़ा रहता है, उसके अंदर में टूट फूट होने की चांसेस होती हैं जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो सेलर ने हमको फर्नीचर दिखाया, सोफा था, उसने हमको बेच दिया सोफा और कहा कि साहब ये अब आपका हो गया। अब हमने कहा कि सर भिजवा भी दीजिएगा, हम थोड़ी ले जाएंगे उठा करके, भिजवा दीजिएगा। उसने कहा हम भिजवा देंगे, लेकिन अगर रास्ते में उसमें कोई भी टूट फूट होती तो आमतौर पे या लीगली, देखो वो सेलर उसकी जिम्मेदारी ले ले वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे या लीगली उसकी जिम्मेदारी बायर की है। सर फर्नीचर आपका हो गया, सब कुछ आपका है, भेजने के दौरान अगर कोई भी रिस्क है तो वो बायर ही बियर करेगा, अनटिल अनलेस हम सेलर के आगे ये कंडीशन रख देते कि भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अनटिल अनलेस हम ये कंडीशन रखते तब तक आमतौर पे जब सामान बायर का है, उसमें कोई भी टूट फूट हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? बायर। एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको हम बताते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको बता। हुआ क्या, हमने एक कंपनी से सामान खरीदा, एक मोबाइल फोन, और वो मोबाइल फोन डिलीवरी के दौरान उसके अंदर में कुछ क्रैकेजेस आ गए या कोई भी दिक्कत आ गई। हम सेलर को वो सामान वापस रिफंड नहीं कर सकते। वो कहेगा कि सर मेरे हिसाब से मेरे यहां से ये बिक गया है सामान,
अब आप कंपनी में कॉल करिए और कंपनी में इसकी जो वारंटी या गारंटी है वो क्लेम करिए। वो सेलर अगर जान पहचान के उसको बदल ले अलग बात है, अदरवाइज आप कंपनी में कॉल करिए और कंपनी में कॉल करके इसकी गारंटी वारंटी क्लेम करिए, बिकॉज द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड बाय द seller. So if the product has been sold, the risk of loss has been transferred to the buyer. इसमें इमोशंस को मत लेकर के आइएगा, या ये मत लेकर के आइएगा अरे सर इसमें बायर की क्या गलती है, वो सब अलग चीज है। ठीक है, क्लियर है ये बात? पक्का? चलो अब आगे सर। नेक्स्ट इज असर्टेन्ड गुड्स। अब देखो होता क्या है कि the property is transferred only when the goods are ascertained and the parties intend to transfer the property. What does it mean? जो प्रॉपर्टी वो केवल तभी ट्रांसफर होगा जब गुड्स आर असर्टेन। यहां पे हम आपको याद दिला दें कि दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है असर्टेन और दूसरा होता है अनअसर्टेन। असर्टेन्ड और अनअसर्टेन। जैसे मान लीजिए मेरे यहां पे 10 घड़ियां रखी हुई थी, आपने आकर के कहा कि सर मेरे को टाइटन की ये वाली वॉच दे दीजिएगा इस नंबर वाली, ठीक है, और उस वैरायटी के मेरे पास में 10 वॉचेस रखी हुई थी, उस वैरायटी के मेरे पास में 10 वॉचेस रखी हुई थी। हमने कहा ठीक है एक वॉच आपकी हो जाएगी। अभी कौन सी वॉच आपकी है पक्का नहीं हुआ है, 10 में से एक है आपका, लेकिन कौन सा वाला आपका है अभी पक्का नहीं हुआ है, अभी ये अनअसर्टेन्ड है। हमने उसमें से एक डब्बा निकाला, उसका सीरियल नंबर लिखा, उस पर आपका नाम लिखा, वो सारी चीजें रिकॉर्ड किया, आपका बिल बन करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपका तैयार हो गया। अब वही वॉच आपकी है, 10 वॉच नहीं है, उस 10 में से एक मैंने निकाला सीरियल नंबर 3 वाला, वो सीरियल नंबर 3 वाली वॉच आपकी हो गई। नाउ इट हैज बिकम क्या? असर्टेन। लॉ क्या कहता है कि जब तक वो गुड्स अनअसर्टेन्ड है तब तक उसकी प्रॉपर्टी आपके पास में ट्रांसफर नहीं हुई है। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? जब वो गुड्स असर्टेन्ड हो जाए। हम आपको और थोड़ा रिलेट करने के लिए आम दुनिया से एक और एग्जांपल बताते हैं। अगर हम कहें कि आप सब्जी वाली दुकान पर जाते हैं जहां पे 5 किलो आम रखा हुआ है, आप उसमें से कहते हैं कि मेरे को 1 किलो आम दे दो, तो वो जो 5 किलो आम रखा हुआ है अभी उसमें से 1 किलो आपका है, कौन सा 1 किलो आपका है वो भी आपको नहीं पता। अभी वो फिलहाल क्या है? अनअसर्टेन। अभी अगर वो 5 किलो आम रखे हुए थे, आप सुबह गए 5 किलो आम उस सब्जी वाले क्या फल वाले के पास रखे हुए थे, आपने उसको 1 किलो आम का पैसा दे दिया और कहा कि शाम को मैं आऊंगा, शाम को तुम्हारे पास से आम घर जाते वक्त लेकर के जाऊंगा, आज मस्त आमरस बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोपहर में क्या होता है कि सारे के सारे आम किसी कारण से खराब हो जाते हैं। दोपहर में सारे के सारे आम खराब हो जाते हैं, 5 किलो में 1 किलो आपका था। अब आप शाम को जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई आम देना, तो वो क्या कहेगा आपसे कि नहीं आम तो खराब हो गया? नहीं, लेकिन इस केस में लॉस बायर का नहीं है क्योंकि गुड्स अभी असर्टेन नहीं थे। दूसरा केस, आप सुबह सुबह जाते हैं 5 किलो आम में से 1 किलो आम खरीदते हैं और 1 किलो छाट करके अलग कर देते हैं, 1 किलो छाट करके अलग कर देते हैं। अब ये जो आपने 1 किलो छाट करके अलग किया, दिस इज असर्टेन। अब ये रिस्क किसके पास चला गया? बायर के पास। अब वो 1 किलो आम अगर खराब हो जाए तो रिस्क किसका है? बायर का। आप शाम को जाते हैं उससे लेने के लिए, वो आपको वो आम की थैली पकड़ाएगा आपकी 1 किलो वाली, अगर वो खराब हो गया तो वो कहेगा कि साहब आप ही का है, अब खराब हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? यस और नो? प्रैक्टिकल है कि नहीं है? बात एकदम प्रैक्टिकल। तो दिस इज द लॉस passes to the buyer as soon as the goods are ascertained. The loss will pass to the buyer when the goods are ascertained. Is this clear? Everybody, come on. The property is transferred only when the goods are ascertained and the parties intend to transfer the property. Come on, please confirm.
ओके, नेक्स्ट। अब देखो सर्टेन गुड्स के लिए देयर आर डिफरेंट रूल्स। इफ द गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? द गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी, द गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी, द गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी, यू जस्ट हैव टू टेक द गुड्स। ठीक है। अच्छा, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब ये भी कह सकते हैं कि गुड्स ऐसे स्टेट में है कि बायर उसको लेने से इनकार नहीं कर सकते। कब डिलीवरेबल स्टेट में? जैसे 5 किलो आम रखा हुआ है, दैट इज नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, उसमें से 1 किलो अगर हम छाट के अलग कर देंगे, नाउ दैट बिकम्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। अब से फॉर एग्जांपल उस 1 किलो आम के अंदर में हमको उसको पन्नी में भी करना अगर बाकी है, स्टिल इट इज नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब इट इज रेडी फॉर डिलीवरी, बायर को अब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए वो इनकार नहीं कर सकता। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कोई एक प्रोडक्ट है, वो पूरी तरीके से तैयार, तब उसकी पैकेजिंग बाकी थी, इट इज नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। तो गुड्स जब डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं तो फिर द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस immediately at the time of contract of sale, and those goods which are to be put in a deliverable state, जैसे उसको तोलना बाकी है, उसकी पैकिंग करना बाकी है, कुछ भी बाकी है, which are to be put in a deliverable state, तो फिर the property in goods passes when goods will be put in a deliverable state and the buyer has notice of it। जब उसको deliverable state में ले आया जाए, यानी उसको तौल दिया जाए या पैकेजिंग कर दिया जाए, और किसको इन्फॉर्म कर दिया जाए? बायर को, कि आपका गुड्स रेडी। जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि आपका गुड्स रेडी है, अब वो गुड्स किसका हो गया? आपका। आप गए, आपने पनीर वाले को 1 किलो पनीर के लिए, सर सुबह से आप ऐसे ही एग्जाम्पल आम पनीर क्या चाहते हैं, इमेजिन मत करो, बस ऐसे ही समझो। ठीक है, आपने पनीर वाले को पैसे दिए कि भाई ये लो पनीर के पैसे, 1 किलो पनीर तौल दो। तो अभी वो उसके पास एक बड़ा चंक होता है पनीर का, फिर उसमें से वो 1 किलो कट करेगा और वो आपको तोल करके अलग से देगा। तो इट इज टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। जब तक वो उसने कट नहीं किया, इट इज नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। जब उसको कट कर देगा, देन इट बिकम्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। व्हेन द सेलर हैज टू डू समथिंग टू असरटेन द प्राइस, जैसे से फॉर एग्जांपल सेलर को भी कुछ करना बाकी है, उसने एक कपड़ा दिया आपको और उस कपड़े का प्राइस असरटेन करने के लिए भी उसको नापना बाकी है, वो मीटर के हिसाब से आपसे पैसा चार्ज करेगा, या तौलना बाकी है, वेट के हिसाब से आपसे पैसा चार्ज करेगा। When there is something to be done to ascertain the price, तो ये कब डिलीवरेबल स्टेट में आएगा? जब उसका प्राइस असरटेन हो जाए। If the seller has to measure या वेट या टेस्ट, then the sale is not complete until such activity is done to ascertain the price। तो है बहुत ही थियरी सा, लेकिन इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा कि कब असरटेन गुड्स के केस में प्रॉपर्टी पासेस। When the goods are in a deliverable state, the property will pass immediately. The property will pass. Everybody speak out. The property will pass immediately. When the goods are to be put into a deliverable state, the property will pass. When the goods will be put into deliverable state and the buyer has notice of it. When the seller has to do something to ascertain the price, then the sale is not complete until such activity is done to ascertain the प्राइस। कैसी एक्टिविटी? मेजर, वेट या टेस्ट। अच्छा, दूसरा कैटेगरी क्या हो सकता है? अनसर्टेन गुड्स तो बिक ही नहीं सकते, मतलब उसका सेल तो कंप्लीट होगा ही नहीं। कब कंप्लीट होगा सेल उसका? जब वो क्या हो जाए? असर्टेन। तो तभी कंप्लीट होगा जब वो असर्टेन हो जाए। तो व्हेन असर्टेन goods are sold by description, the property in goods is transferred when the goods are ready according to the description given by the buyer and it is put into a deliverable state. The buyer must have the notice that the goods are ready as per the description. अगर unascertained and goods are sold by description, जैसे say for example हमने आपसे कहा था कि भाई मेरे को ये वाली घड़ी, इस मॉडल की घड़ी दे देना, तो आपने उस मॉडल की घड़ी निकाल करके पैक करके सब चीजें साइड कर दिया, सेट साइड कर दिया। या से फॉर एग्जांपल हमने कहा हमको इस घड़ी का ऐसे पैकेजिंग में चाहिए,
ये फोटो फ्रेम इस फोटो के साथ चाहिए, तो वो फोटो फ्रेम उस फोटो के साथ जब तैयार हो जाएगा तब हम कहेंगे इट इज इन अ डिलीवरेबल स्टेट. तो when certain goods are sold by description, the property will be transferred when the goods are ready according to the description by the buyer and it is put in a deliverable state. फिर बायर को क्या करना होगा, नोटिस देनी होगी. when the goods are delivered to the carrier, वही था जैसे हम आपसे कह रहे थे कि फर्नीचर हमने खरीदा, फर्नीचर तो ट्रॉली पे लोड होकर के आएगा, अगर वो ट्रॉली में सामान डैमेज हो जाए तो नुकसान किसका, बायर का, जिम्मेदारी किसकी, बायर की. So the property in goods is transferred along with the risk as soon as the goods are delivered to the carrier. प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो ही जा रही है, साथ ही साथ क्या ट्रांसफर हो जा रहा है, रिस्क. Thus if goods are destroyed in the carrier, the buyer shall bear the risk of loss, although the seller may compensate for loss as a bailey of goods delivered. अब इस बात को समझना, क्यों आपके मन में आ रहा था कि सर वो तो उसकी दुकान पे नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई वही करेगा, या अगर भेज रहा है सामान को तो फिर अगर नुकसान हो जाए तो सेलर को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए. क्योंकि मान लो मैंने आपको अपना कोई सामान दिया, मैंने आपसे कहा कि मयंक मेरा लैपटॉप एक बार रख लेना, हम तुमसे शाम को आकर के ले लेंगे, अभी हम जा रहे हैं एक जगह पे, मेरा लैपटॉप तब तक संभाल के रखना. और मयंक उसको संभाल के क्या रखता है, उछाल करके उससे कैच कैच खेल रहा होता है और वो लैपटॉप ऐसे टूट के बड़ा. मयंक ये बताओ हम तुमसे इसका हर्जाना लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे. अच्छा हम और तुम बायर और सेलर तो है नहीं, ठीक है, लेकिन तुम कौन हो, बेली, हम बैली नहीं, बेली, ठीक है, इज्जत से. तो मयंक इज अ बेली एंड आई एम अ, मेरा नाम बड़ी जल्दी सूझा तुम लोग को, आई एम अ बेलर, यू आर अ बेली. मयंक आई एम द ओनर, आई एम द बेलर, यू आर द बेली. मेरे सामान की रखवाली की जिम्मेदारी अगर आपकी है, या मेरा कोई सामान अगर आपके पास पड़ा है, गाना था ना ऐसे करके, तो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, तो मेरा कोई गुड्स अगर आपके पास पड़ा है, तो इन दैट केस आई एम द बेलर, यू आर द, मैं हूं बेलर, तुम हो बेली, और तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है कि तुम गुड्स को संभाल करके रखो. वैसे ही करके सेलर और बायर, हमने गुड्स को बेच दिया, किसका हो गया, बायर का. लेकिन अगर सेलर के पास बायर के गुड्स पड़े हुए हैं तो सेलर ओनर नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बेली तो है. एक आम तौर पे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर आपके पास कोई सामान पड़ा हुआ है तो उसको रखा जाए. लेकिन इसमें भी अब देखो ये क्लॉज आता है कि वो एक हफ्ते तक तुमने अपनी मर्जी से छोड़ा, वो सब तुम्हारी गलती है, आकर के ले लेते समय से. और हम ऐसा तो था नहीं कि घड़ी को रख करके इधर से उधर जबरदस्ती का उछाल रहे थे, वो पड़े पड़े खराब हो गई तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है. तो इसीलिए देखो क्या लिखा हुआ है, द सेलर मे कंपेंसेट, कोई जरूरी नहीं है अब तुमको कंपेंसेशन देंगे, कैरियर में जा रहे खराब हो गया तो हम क्या करें, ले जाते खुद ही उठा करके. द सेलर मे कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ बेली, फॉर द लॉस एज अ बेली ऑफ गुड्स डिलीवर्ड, वो बेली के तौर पे कंपेंसेट कर सकता है, करे ऐसा जरूरी नहीं. चलो ये हमने आपको सिखाया कब प्रॉपर्टी पास होती है, असर्टेन गुड्स के केस में और अनअसर्टेन गुड्स के केस में. कैरियर के केस में जैसे ही कैरियर पे सामान डाल दिया जाता है, प्रॉपर्टी इन गुड्स along with the risk passes to the buyer, property along with the risk passes to the buyer. Clear everybody? Students, come on, in the live section please confirm, is this clear? Everybody please write yes अगर यहां तक clear हुआ तो. आप लोगों को कोई डाउट यहां तक? नहीं. अगला टॉपिक क्या है? वेरी गुड. अच्छा
जिन भी लोगों ने टेस्ट दिया था उनको आज टेस्ट के मार्क्स भी मिल जाएंगे। जिन भी लोगों ने टेस्ट दिया था उनको आज टेस्ट के मार्क्स भी मिल जाएंगे। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि अपकमिंग सैटरडे ऑल्सो, एवरी सैटरडे, ठीक है, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, ठीक है, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट विल बी टेकन on this Saturday as well. And this Saturday we'll be having a test of sale of person. आइए पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बस पढ़ाई में वापस से मन लगाइए। ओके एवरीबॉडी कम ऑन। गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सर इसका मतलब क्या होता है? हमने आपको गुड्स दिए, हमने कहा कि देखो पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो रिटर्न कर देना। पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो रिटर्न कर लेना। इससे जुड़ी हुई केस स्टडी भी आती है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। द प्रॉपर्टी इन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस ओनली व्हेन अप्रूवल इज रिसीव्ड और प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉलोइंग वेज। Only when approval is received। इसको ऐसे करके, इसको कॉमा लगा देते। आप लोग भी ऐसा कर लीजिए, कम ऑन स्टूडेंट्स। द प्रॉपर्टी इन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉलोइंग। वापस से मैंने आपको कुछ गुड्स दिए, कहा कि देखो इसको रखो अपने पास, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको रिटर्न कर देना हफ्ते भर के बाद, इसको रिटर्न। तो आइदर ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस, आइदर ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस अगर कोई सेल हो रहा है तो। रूपाली, सिंस यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड इटसेल्फ, दिस विल नॉट बी वैलिड फॉर यू। आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, अभी आपके लिए नहीं। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इस वीक में जिन्होंने स्टार्ट किया है उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉलोइंग वेज। व्हेन बायर सिग्निफाइज हिज असेंट टू, सेफ नहीं है, सेल। जब बायर कह दे हाँ मेरे को मंजूर है, your sale is accepted, then the property is transferred, यानी आप उसके मालिक बन जाओगे। When buyer retains the goods beyond a specified time or a reasonable time and he does not accept or reject the, जब buyer retain करे goods को beyond a specified time या फिर a reasonable time and he does not accept या reject the, मैंने आपसे कहा था भाई पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो लौटा देना। अब तुम 1 साल बिता दिए, 6 महीना बिता दिए, एंड यू हैव नॉट गिवन एनी अप्रूवल ऑल्सो एंड यू हैव नॉट रिजेक्टेड ऑल्सो, तो हम क्या मानेंगे कि तुमने मान लिया है ना, एक्सेप्ट कर लिया है ना। इफ यू हैव रिटेन्ड द गुड्स बियॉन्ड द रीजनेबल टाइम, बोलो, इफ यू हैव रिटेन्ड द गुड्स, if the buyer retains the goods beyond a reasonable time, specified time या reasonable time, या तो हमने कहा था हफ्ते भर में अप्रूवल या रिजेक्शन दे देना, और तुमने ना तो अप्रूवल या रिजेक्शन भी नहीं दिया, एंड मोर देन 1 week has passed and you have retained the goods, तो I will deem it as approval ना, I will deem it as, I'll assume कि नहीं ठीक है तुमने इसका एक्सेप्टेंस दे दिया। तो when the buyer retains the goods beyond a specified time or a reasonable time and he does not accept या reject the good, when the buyer does an act equivalent to acceptance of, अगर बायर कोई ऐसा एक्ट करे which is equivalent to acceptance of goods, now this is very important। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई एक पर्टिकुलर गुड बेचा था,
ठीक है, क्या कोई भी एक एग्जांपल लो, कोई भी एक एग्जांपल लो किसी गुड का जो कि अ, आप ऑनलाइन खरीदते हो, ऐसा कोई एग्जांपल? क्या? हम्म, क्या क्या खरीदते हो ऑनलाइन? तुम लोग कुछ ऑनलाइन नहीं खरीदते हो क्या? शैम्पू? चलिए, शैम्पू, मान लीजिए इन्होंने शैम्पू खरीदा, बढ़िया वाला एक महंगा वाला शैम्पू उन्होंने खरीदा था, ठीक है, और उसके अंदर में ऐसा था कि आप शैम्पू लीजिए, उसको देखिए, सूंघ वूंघ करके समझिए, ये नहीं इस्तेमाल करके देखिए, आप शैम्पू ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो सही शैम्पू नहीं है तो आप उसको रिटर्न कर दीजिए। अब इन्होंने क्या किया, शैम्पू लिया, उसको बकायदा इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद अगर ये कहेंगे नहीं मजा नहीं आ रहा है, तो क्या आप उसको रिटर्न कर पाएंगे? नहीं। यू हैव टेकन द शैम्पू, यू हैव यूज्ड इट, इट इज समथिंग विच इज इक्वालेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, ठीक है, इट इज समथिंग विच इज इक्वालेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल अ बाइक, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन आप जाते हो और एक शोरूम में जाते हो, ठीक है, आप वहां पे बाइक देखते हो, आपको शोरूम वाला ऑफर देता है कि सर जी 2 दिन के लिए रख लीजिए, इसको चला के देखिए, और अगर नहीं समझ आए तो लौटा देना, नहीं समझ आए तो लौटा देना। अच्छा, 2 दिन के लिए उसने आपको दिया था, अगर आपने 2 दिन से ज्यादा उसको रिटेन कर लिए, हफ्ता भर तक, तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। अगर आपने सामने वाले को एक्सेप्टेंस दे दिया 2 दिन के अंदर अंदर कि हाँ आई हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, तो भी इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्टेंस। एक और तरीके से एक्सेप्टेंस होती है, व्हेन यू हैव डन एन एक्ट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। जैसे क्या? जैसे से फॉर एग्जांपल आप उस गाड़ी को उठा करके किसी और को गिरवी रख देते हैं, इफ यू प्लेस द गुड्स विद समबडी एल्स, इफ यू प्लेज द गुड्स विद समबडी एल्स, प्लेस द गुड्स विद समबडी एल्स मतलब किसी और के पास, किसी और के पास गिरवी रख दे रहे हैं, अगर हम किसी और के पास गिरवी रख दे रहे हैं देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। तो वो सेल हो जाएगा क्या? यस, उसको सेल मान लिया जाए। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अगर आपने उसे किसी और को बेच दिया, अगर आपने उसका कोई पार्ट्स निकाल करके बदल दिया, तो इसका मतलब कि आपने उस सेल को एक्सेप्ट कर लिया। या फिर नंबर 4, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश या रिटर्न बेसिस द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन कैश इज, जब भी गुड्स को कैश या रिटर्न बेसिस पे सोल्ड किया जाता है तो फिर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन कैश इज पेड फॉर इट। प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी जब उसके लिए क्या पे किया जाए? कैश पे किया जाए। कभी कभी होता है कि हम आपको गुड्स देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो इसका कैश दे देना, यानी इसका पैसा दे देना, नहीं तो फिर इसको रिटर्न कर देना। तो आप भले उसको कितने समय के लिए भी रख लो, वो आपका नहीं होगा, वो आपका तभी होगा जब उसके बदले आप क्या दे दो? कैश। तो ये अप्रूवल बेसिस पे नहीं है, ये कैश या रिटर्न बेसिस पे, तो या तो कैश दो या तो उसको रिटर्न कर दो, तो उसकी प्रॉपर्टी कब पास होगी? जब कैश। इसमें ये पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट नंबर 2 भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट नंबर 3, व्हेन बायर डज एन एक्ट इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। इसकी केस स्टडी क्या, हम पहले आपको एक केस स्टडी समझाते हैं, इसकी एक केस स्टडी समझाते हैं, फिर हम आपको वापस से पूछेंगे एक बार ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताना है इसके लिए। हाँ, केस स्टडी सुनो। केस स्टडी में क्या हुआ, मिस्टर एक्स एक सेलर थे, इन्होंने एक कार बेची, किसको? मिस्टर वाई को। ये कौन हो गए? बायर। अब मिस्टर वाई क्या करते हैं, इस कार को, अच्छा ये कैसे दिया गया था? ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब मिस्टर वाई क्या करते हैं, इस कार को मिस्टर जेड के पास प्लेज कर देते हैं। प्लेज करना मतलब गिरवी रख देते हैं।
अब मिस्टर एक्स आता है और मिस्टर वाई से कहता है कि ऐसा है, मेरे को मेरी कार लौटा दो, तुमने अप्रूवल तो दिया नहीं, मेरे को मेरी कार लौटा दो, हम अब तुमको सेल नहीं करेंगे। मिस्टर वाई कहता है कि ये तो गिरवी रखा हुआ है। अब ये बताओ, क्या मिस्टर एक्स मिस्टर जेड से इस कार को वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? या मिस्टर वाई से वो कार को वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि मिस्टर वाई ने जब इसको मिस्टर जेड को प्लेज कर दिया, देन इट इज एन एक्ट इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ सेल, हेंस द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मिस्टर वाई, सो द goods cannot be taken back. The goods have been sold and it cannot be taken back by Mr. X. तो अच्छा, मिस्टर एक्स गुड्स को वापस नहीं ले सकते क्योंकि अब उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ओनरशिप मिस्टर एक्स के पास नहीं रही। तो क्या रेमेडी बच गई मिस्टर एक्स के पास? प्राइस के लिए स्यू करें, स्यू फॉर प्राइस, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर प्राइस, मतलब आप प्राइस को रिकवर करो, और कोई रेमेडी नहीं है आपके पास। क्लियर है ये बात? अब आप बताओ, आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एवरीबडी प्लीज कंफर्म वेदर दिस टॉपिक इज क्लियर और नॉट, हैज बीन आस्क्ड वंस इन द पास्ट एग्जाम आल्सो। तो भी प्रॉपर्टी पास हो गई, ठीक है। अब वो इनफैक्ट पैसा नहीं ले पाएगा, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से पैसा भी रिकवर नहीं कर पाएगा। ओके, I'll repeat it again. I'll repeat it again. देखिए इस केस स्टडी में क्या हुआ, इस केस स्टडी में क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने एक कार बेची मिस्टर वाई को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कहा कि इसको रख लो, एक वीक के बाद हम आपसे पूछेंगे, अगर आपने हाँ कहा तो ठीक है ये कार आपकी हो जाएगी, या इससे पहले हाँ कह दिया तो कार ये आपकी हो जाएगी, नहीं तो फिर आप इसको रिटर्न कर देना, या तो इसका सेल हो जाएगा या तो फिर आप इसको रिटर्न कर देना। अगर आपने असेंड दिया तो सेल हो जाएगा, नहीं तो ये रिटर्न हो जाएगा। मिस्टर वाई कोई जवाब नहीं देता है मिस्टर एक्स को, लेकिन मिस्टर वाई इस कार को जेड के पास प्लेज कर देता है, मतलब गिरवी रख देता है। आप किसी भी सामान को दूसरे के पास तभी गिरवी रख सकते हैं जब वो आपका हो, जब आपका नहीं है तो यू कैन नॉट प्लेज इट टू समबडी एल्स। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दिया, मिस्टर वाई ने इसको प्लेज कर दिया विथ मिस्टर जेड। नाउ व्हाट हैपेंड कि मिस्टर एक्स 4 दिन बाद या 1 वीक के बाद वापस आते हैं और वाई से कहते हैं कि आई वॉन्ट माई गुड्स बैक, हम आपको सेल नहीं करेंगे, आई वॉन्ट माई गुड्स बैक। अब आप हाँ भी कह दो तो भी हम आपको बेचना नहीं चाहते, पर मिस्टर वाई कहता है मैंने तो इसको प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया मिस्टर जेड को। तो एक्स कहता है नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू सेल इट टू यू, आपने अप्रूवल तो दिया नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू सेल इट टू यू। नाउ द क्वेश्चन इज कैन मिस्टर एक्स रिकवर द गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई? तो आंसर इज नो। वाई? Because the goods have been pledged, the goods have been pledged by Mr. Y to Mr. Z. It is an act equivalent to acceptance of goods. Mr. Y का Mr. Z को गिरवी रख देना ही एक एक्ट है जो कि एक्सेप्टेंस सिग्निफाई करता है। It is equivalent to acceptance of goods. और एक्सेप्टेंस अगर दे दिया Y ने तो इसका मतलब गुड्स सेल हो गए, और अगर गुड्स सेल हो गए तो Y उसका मालिक बन गया था। अब अगर वाई उसका मालिक बन गया था और इसी बदौलत इसने जेड को दिया, तो अब वो वापस से वाई से गुड्स रिकवर नहीं कर सकते। तो यहां पे सिंपली आपको एक बात लिखनी है, क्या बात लिखनी है कि व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन सेल और सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड इन द फॉलोइंग वेज। पॉइंट नंबर 1, व्हेन द बायर सिग्निफाइज इज सेंट टू सेल, व्हेन द बायर रिटेन्स द गुड्स बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम, and point number 3, when the buyer does an act equivalent to acceptance of goods.
तो यहां पे बायर ने क्या किया, एक ऐसा एक्ट किया है विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, और क्योंकि अब ये मिस्टर वाई के पास चली गई है इसकी प्रॉपर्टी, तो एक्स इससे ये वापस नहीं ले सकता है। इज दिस क्लियर? क्लियर है ये बात? चलो ओके। हाँ, एक्स को अगर सीयू करना होगा तो किसको करेगा? वाई को। उसको जेड से क्या लेना देना है? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ये राइट टू डिस्पोजल एंड रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी वाला टॉपिक हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगली क्लास में आप ऐसा मत समझिएगा कि और कुछ नहीं अपने पास पढ़ने के लिए, हमारे पास और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अभी हमको पढ़ने होंगे। ठीक है, हम आपको कुछ एक दो टॉपिक्स नोट्स के फॉर्म में भी लिखवाएंगे, यानी नेक्स्ट पूरी क्लास हमारी डिस्कशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट से जुड़ी भी चलती रहेगी। क्लियर है ये बात? पूरी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।